नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और आपके साथ ही रहेगा। आप सब लोगों को नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। In Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, and in French, bonsoir. Pradeep ji. About your Punjab to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So Pradeep ji, what's really happening over here? The fact is that as far as the Mahayuti is concerned, every day some skeleton or the other is stumbling out of the cupboard. Or some ghost or the other is coming out of the woodwork. ये हो क्या रहा है सर? अब एक नई चीज आ गई है। अब वो क्या नाम है उनका सर? एक इतने बंडल ऑफ नोट्स गिनते हुए पता नहीं क्या है। खोकिया भोसले। What is Khokia Bhosle, the henchman of Sudhir Das. Yes, Mr. Das. Mr. Das के henchman है खोकिया भोसले। और खोकिया भोसले इतने सारे धन के साथ कहीं पैसे फेंक रहा है, कहीं कार की डिक्की में अंदर कंपार्टमेंट में पैसे फेंक रहा है, कहीं खटिए पर बैठकर पैसे फेंक रहा है, गिन रहा है। तो खोकिया भोसले एंड खोकिया भोसले इज अ हेंचमैन ऑफ मिस्टर दास। और वही करते हैं जो वाल्मीकि करार कर रहे हैं, लोगों को पीटना, लोगों को बहुत बुरी तरह मारना, वसूली करना, पैसे ब्याज पर घुमाना। तो भीड़ में क्या चल रहा है, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी प्रश्न लगाया। क्या रूरल एरियाज में सब जगह इसी प्रकार के पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इसी पॉलिटिकल लीडर्स के हेंचमैन ऐसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं किसी में भी। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब भीड़ में ऐसी क्या चीज है? भीड़ में कोई क्या सोने की खान है, कोई गोल्ड माइन है वहां पे, सिल्वर माइन है, क्या है वहां पे? कोई हीरे की खान है? मतलब भीड़ में इतना ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। व्हाई first you had Dhananjay Munde, now you've got this gentleman Valmik Karad, his henchman. Yes, and he had a few other henchmen who together commit some murder, extort money. Sounds straight out of The Godfather. Yes. I mean, what's going on here? The settlement takes place in the minister's house, bungalow, but the minister is not a part of the accused. Which is very strange. Yes. Which is very truly strange. The murder happens because of the extortion. Extortion और murder दोनों interconnected है। और तो और छोड़िए, वो जो जिस तरीके से उसको मार रहे हैं, वो देशमुख को, बिल्कुल इतनी बुरी तरह उसको मार रहे हैं बेचारे को, और जब वो पानी मांग रहा है उसके ऊपर मूत्र कर रहे हैं। Exactly. और दिखा रहे हैं किसी को कि भाई देखिए कि देखो हमें ऐसे मार रहे हैं इस आदमी को। What is going on here? मतलब this sounds like a cheap Bollywood film. Only it's real. Valmik Karad is enjoying luxurious treatment. In the आज jail. भी yes, हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में बैठा है और आईसीयू से सब कैमरा जो है, सीसीटीवी कैमरा सब बंद, कोई सीसीटीवी कैमरा नॉट ऑपरेशनल एंड वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसे चाहे वो कर सकता है। He's wonderful, absolutely wonderful. Right, we are joined by our very old friend after a very, very long time, senior journalist and one of the best PR men in the country, Mr. B.N. Kumar is with us. B.N.K, how are you? All well sir, नमस्कार। नमस्कार B.N. कुमार साहब, कहाँ थे आप गायब हो गए। मतलब कहाँ, कभी गोवा, कभी लंदन, कभी पेरिस, ये क्या है सर? जबरदस्त काम कर रहे हैं वैसे आप, पर्यावरण को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। कांग्रेचुलेशन B.N.K एंड आप जनरली बिजी विद माय एनवायरनमेंट वर्क ओनली, काफी काम, सारा काम चढ़ गया अभी। जी मालूम है, दिख रहा है। इनफैक्ट आपके जैसे दोस्त लोग मुझे मुंबई से भी बुला के मुंबई की केसेस को भी उठाने के लिए बुला रहे हैं अभी। जी बहुत अच्छा होगा कि आप यहाँ पर भी आके काम करें और हम लोगों के साथ काम करें मिठी नदी को लेकर के। मिठी नदी की सफाई अभियान में आप भी जुड़ें, बहुत अच्छा रहेगा सर। इट विल बी अ लवली एंड वी हैव अ वेरी सेल्फिश रीजन फॉर इट। हमारा रीजन तो बड़ा सेल्फिश है सर, हम तो बड़े स्वार्थी आदमी हैं, जैसे सुशील व्यास जी जानते हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल खिड़की के बाहर मिठी नदी दिखती है। सुशील व्यास जी, अगर वो मिठी नदी आज साफ हो गई, बिल्कुल स्वच्छ पानी हो गया उसमें और उसकी निर्मल धारा हो गई, अविरल धारा हो गई, क्या कहने साहब, आप खुद सोचिए क्या नजारा होगा, वो खुद सोचिए। सुशील व्यास जी, हमारे इनफैक्ट एक हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हम तो हमारे एक पर्यावरणवादी मित्र थे मिस्टर जनक दफ्तरी,
उनका रिसेंटली देहांत हो गया था. जी, And he जी, worked जी, a I lot saw on that, this, I saw that. Mithi River, Mithi clearing. Yes. In fact, his ashes were immersed in Mithi River. That was the last In time. what goes for the Mithi River right now, it's actually a sewer. It's not even a river. Yeah. जी, तो सुशील व्यास जी, पहले आप ये सर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? मैंने तो इतने साल हो गए पत्रकारिता में, मैंने तो कभी आज तक कभी ऐसा देखा नहीं. क्या ये सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, उसकी वजह से इतने स्कैंडल बाहर आ रहे हैं कि ये कुछ और ही है? जरा आप इस पर रोशनी डालेंगे सर. ये पहले एक मंत्री, फिर दूसरा मंत्री, फिर तीसरा मंत्री, हर एक के खिलाफ कुछ ना कुछ. ये क्या चल रहा है सर? कोगटे साहब, उसके पहले धनंजय मुंडे साहब, उसके पहले अभी वो जयप्रकाश गोरे साहब, और अभी क्या है कि सुधीर दस साहब के जो राइट हैंड मैन है खोकिया भोसले, उनको दिखाया पैसे गिनते हुए इतने करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने हैं, मुझे मालूम नहीं है. अब असल में वो 100 रुपए के नोट हैं कि 500 रुपए के नोट हैं, किसी को क्या मालूम. अब वो क्या है, कुछ मालूम कि क्या चल क्या रहा है सर? जरा आप इस पर रोशनी डालें व्यास साहब प्लीज. बजाज जी, नाम्बिया जी, नमस्कार. नमस्कार. देखिए, आपने जो ओपनिंग रिमार्क में चर्चा कर रहे थे भीड़ के बारे में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की और जो अपराधिकरण वहाँ बढ़ रहा है. ये किसी के लिए भी चिंता का विषय हो, चाहे सत्ता में हो, विपक्ष में हो, या नहीं भी हो, या सामाजिक कार्य में व्यस्त हो. अब जिन लोगों का नाम आपने लिया वो उनके कार्यकर्ता जरूर हैं, चाहे वो सतीश भोसले हो जिसको खोकिया कह रहे हैं, या जिसका निक नेम खोकिया है, या फिर वो वाल्मीकि कराड़ हो जो जिनका नाम मुंडे के साथ जोड़ा गया. इन दोनों नेताओं ने, मुंडे ने और सुरेश धस जी ने, कभी नहीं कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है. और सुरेश धस जी ने तो बल्कि पब्लिक डोमेन में आकर के मीडिया के सामने एक बार नहीं, कपल ऑफ टाइम्स उन्होंने कहा कि अगर मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को लिखा इन राइटिंग कि if anything wrong done by Satish Bhosle, namely Khokia also, so please proceed as per the law. So at the same time, I'm not denying he's close to me, that he's my worker, yes, but that doesn't mean कि उसको लाइसेंस मिल गया है वो कुछ भी इलीगल काम करे. That is a part. लेकिन जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है. अब आप जय कुमार गोरे जी की बात कर रहे हैं, तो जय कुमार गोरे जी एक सतारा डिस्ट्रिक्ट से है, वो पश्चिम महाराष्ट्र का एक अलग इलाका है, और वो 9 साल पहले की कोई घटना है, किसी महिला को उन्होंने कोई फोटो वगैरह आपत्तिजनक तरीके से भेज दिए थे. हाँ, तो वही वो जो केस वगैरह हुआ उसमें वो ऐसा, मेरी जानकारी के अनुसार उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया. और उसके बाद अगर ये मामला फिर से उठ रहा है, ठीक है, पब्लिक डोमेन में कोई चीज आती है तो उसका निष्कर्ष भी निकलना चाहिए. लेकिन मैं प्राइमा फेसे आपको तीनों चारों चीजें जो आपने जिक्र किया, कोकाटे साहब का भी 26 साल पुराना, उन्होंने कोई गलत एफिडेविट करके दोनों भाइयों ने फ्लैट ले लिया था, उसका फैसला आया. अब उन्होंने अपील कोर्ट में जाके उस शिक्षा के ऊपर स्टे ले लिया. उसमें मामला इतना ही था कि वो 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था. अब चूंकि अपीलेट कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया है, तब सवाल, जब तक उसकी उनकी जो सस्पेंडेड है शिक्षा, तब तक उनको डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मामला नहीं. कुल मिला के यही मामला है. लेकिन जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है जी. जिम्मेदार पद पे है. 26 साल पहले भी अगर उन्होंने कोई गलत काम किया, कानून को तोड़ने का काम किया, तो नोबडी कैन सपोर्ट दैट. एब्सोल्युटली. आज देवेंद्र फडणवीस जी ने खुलेआम पूरे असेंबली के सामने कहा कि जब भी कुछ इवेंट होता है तो सबका कहना है कि स्थगिति दे दिया, एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ स्थगिति दे दिया, एकनाथ शिंदे जी का प्रोजेक्ट को रोक दिया. तो बोले कि मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं हूं कि प्रोजेक्ट को स्थगित करूं. But why this kind of environment create हो रहा है कि nothing is good between एकनाथ शिंदे जी and देवेंद्र फडणवीस जी. कोल्ड वॉर चालू है अलग अलग तरीके से. तो कैसे आप व्यास जी इसको कैसे आप हाउ यू गोइंग टू डिफाइन? हॉर्सेस माउथ, आप नाबिया जी आप खुद ही कह रहे हैं, जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है सदन के पटल पर, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कभी कभी जो कुछ प्रपोजल्स होते हैं उसमें टेक्निकल रूप से अधिकारी अपने लेवल पर उसको थोड़े दिनों के लिए क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए उसको स्थगित करते हैं थोड़े दिनों के, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है. और मैंने कोई भी काम जो किया है वो स्थगित का काम मैंने नहीं किया. और अगर मान लो एकनाथ जी शिंदे ने भी कोई फैसला लिया तो उस शासनकाल में मैं भी उनमें उप मुख्यमंत्री था, तो कोई भी फैसला जब सरकार का होता है तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर कैबिनेट होता है, नॉट ओनली सिंगुलरली खाली चीफ मिनिस्टर का जिम्मेदारी नहीं होती है. उन्होंने खुद ने कहा. तो जब सामूहिक फैसला था
तो अगर कोई गलत था तो उसमें भी वो भी शामिल थे एज ए उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने खुद ने कहा। तो इस तरह की कोई बात बोले हमारे दोनों के बीच में है नहीं। टेक्निकली रूप से, अधिकारी रूप अगर क्लेरिफिकेशन जानने के लिए अगर कोई चीज फाइल मंगाने का या जानकारी मंगाने का करते हैं तो पब्लिक डोमेन में और सोशल मीडिया पे आ जाता है कि मैंने स्थगिति दे दी और कोई कोल्ड वार बोले। हमारे बीच में कोई कोल्ड वार है नहीं। अजीत पवार जी, शिंदे जी और फडणवीस जी का तीनों का समन्वय बहुत अच्छा है, मजबूती से और एक एकाग्रता से, एकात्मता से, एक टीम के रूप में मजबूती के साथ महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं। वंडरफुल। बीएन कुमार साहब, बीएन के आप जर्नलिस्ट रहे हैं न जाने कितने सालों से। आई थिंक ऑलमोस्ट एज मेनी इयर्स आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट। आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट सिंस 1982। आई थिंक यू मस्ट हैव एंटर्ड जर्नलिज्म इन 1983-84। आई थिंक यू आर स्लाइटली यंगर टू मी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बीएन कुमार साहब, you have, I of course moved in from Delhi to Mumbai in 93. You've always been here in Maharashtra. बीन के साहब, आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है? और ये बीड का क्या है यार? वहां पे बीड में क्या कोई सोने की खान है? कोई मतलब कोई गोल्ड माइन है, कोल माइन है? इज देयर अ डायमंड माइन देयर? कि मतलब इतनी चीजें बाहर बीड से आ रही हैं, मतलब व्हाट इज देयर? आई हैव बीन टू बीड, बीड में जा चुका हूं। कोई ऐसी चीज तो हमें लगी नहीं वहां पे कि भाई एज इफ द स्ट्रीट्स आर पेव्ड विद गोल्ड। मतलब ये क्या है बीएन के साथ? And we are joined, I think, by Mr. our old friend, Mr. Kedar. Kedar साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले बीएन कुमार साहब, आप कुछ बोलने जा रहे थे, बोलिए सर प्लीज। बीएन के, कैन यू हियर मी? He's talking, you can't hear. I think you are on mute, BNK. Can you unmute your phone? Your phone is on mute. Yeah. Yeah, I can hear you now. Yeah. Please go ahead. Yeah, I've been studying Bid, Vidarbha, and Nagpur, those areas also, along with the entire Maharashtra. Bid का एक खासियत है कि it is a monsoon dependent agricultural district है, but आज के तारीख में it is seen as one of the fastest growing 100 districts of India. तो एक खासियत है. Probably this growth, I think, is bringing a lot of money because of various contracts, various infrastructure projects. Money comes with black money always, so that's what is happening there. Money not necessarily always need to come neat, clean. So it comes with its own black element. And all these projects are obviously generating a lot of black money, and it is also politically a very sensitive and important state. That's where money from outside the district also flows in from various parties to have their own, to conduct their own activities, and that way. So it is very unfortunate that these kind of things are happening. And as you asked Have me, you seen it before? I haven't. I never seen my in fact this year I am completing my 50 years in media, in journalism. June 1975 was the year when I entered journalism when Indira Gandhi declared emergency. Wow. That's where I entered my journalism So classes. you are elder to me. Fine. At least somebody is elder to me. At least someone is elder to me. चलो, कोई तो उम्र में बड़ा मुझसे। BN Kumar ji, how do you see Mahakumbh as a mega event? 67 करोड़ के आसपास लोग आस्था से जुड़कर वहां पर डुबकी लगाने आए। मोदी जी का कहना है कि एक ही जगह पर त्रिवेणी संगम में कोई सभी लोग मिलकर, ना जात पात का भेदभाव, ना कोई रिलीजियस टोन, ना कुछ, सभी लोग आके वहां पर डुबकी, अमीर गरीब, मोदी जी, गरीब से गरीब लोग, सब एक ही जगह पर आकर डुबकी लगाना। एकता का महासंगम, वह एकता का जिस प्रकार महाकुंभ, और कैसे, और इंडिया अलायंस के क्रिटिसिज्म कैसे देखते हो आप इस चीज को कैसे देखते हो? द बिगेस्ट इवेंट एंड द क्रिटिसिज्म। Biggest event undoubtedly, because they have been marketing. Mark my words, they have been marketing the event as a greatest event in 144 years. Yes. पिछले जितने भी कुंभ हुए उनके भी बारे में यही कहा गया था. Any कुंभ that is happening once in 144 years. इसको भी ऐसे इन लोगों ने प्रचार तंत्र के थ्रू मार्केटिंग किया गया था. No harm in doing it. It's good to you're attracting a lot of pilgrims. You've converted into, in fact, pilgrim to tourism, religious tourism का रूप में आपने कन्वर्ट किया, और लोगों में ये भावना भी आप लोगों ने पैदा किया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, I'll be missing something. Now talking about the figures, RKB, you and I have been discussing
the absence of census in this country Yes. for the past so many years. That's right. 2021 Last census was in 2011. नहीं हुआ था. 2011 में जिसके फिगर रिलीज नहीं किए गए. जी हाँ. वही सेंसस कंडक्ट करना इतना डिफिकल्ट ऑपरेशन है. लोगों को गिनती करना, वो भी सुबह से लेकर शाम तक टीम्स जाती हैं आती हैं. ये कुंभ में इतने सारे लोग आए हैं, इसका गिनती किस तरह से किया गया? व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी? किसने एस्टिमेट किया, किस तरह से किया, वो अब से किसी ने नहीं बताया. नंबर No, 2, no, no, they've told, and I'll just interrupt you for a minute. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, I'm coming to that. I'm coming to that. Face I'm coming to that. recognition. Pradeep, I'm coming to that. I'm coming to that. Go ahead, go ahead. I'm coming to that. Go ahead. I'm coming to that. सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुंभ में कितने लोग मर गए थे, वो फिगर अब तुरंत दे सकते थे ना. सुबह का सुबह आपने रात के 6 बजे तक लटका के रखा देश को कि अब किसी को पता नहीं कि कितने लोग वो की मृत्यु हो गई, कितने लोग घायल हुए, कौन कहाँ हॉस्पिटल में जा रहे. पूरा दिन भर कंफ्यूजन पैदा करके रखा. सेम थिंग हैपेंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पीड. वहां पर टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते थे क्या? वो टेक्नोलॉजी यूज करके No, but those आप figures ये were नहीं कर kept back सकते. deliberately. Those figures were kept back. No, one second. Yeah. No, I'm coming to that. जी. Let me complete. तो सेम थिंग हैपेंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. रात को 12:30 अभी अब 9:30 बजे ये घटना होती है. सुबह. टिल 10:30 11 o'clock रेलवे मिनिस्टर कहता है कि it does not accept the fact that it was a stampede. Nobody talks about the only injured were taken to the hospitals. Nobody talks about the dead. Only when Prime Minister gives a message just after 11:30 do we come to know that there is a stampede and there are people who died. How many people died? Nobody knew. This kind of information has been suppressed. So same technology use करके आप लोग ये नहीं कर सकते थे कि कितने लोग आने वाले हैं स्टेशन में, किस तरह से भगदड़ होने वाली, किस तरह से स्टैम्पीड होने वाली है, और भगदड़ होने वाली करके वार्निंग जो है पुलिस कमिश्नर मेगाफोन लेके वहां पर चिल्ला रहा था. बावजूद उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड टू प्रिवेंट दैट स्टैम्पीड. एंड 61 crore is almost what you call 40% of the population, 45% of the population That's right. has gone to take a dubki in Ganga. I mean, Yes. for holy dip in the Ganga. That means हम लोग यहाँ पर 8 लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे में 3 लोग गए होंगे वहाँ पर on an average. If you take a thumb rule, this one, it's impossible. And look at the capacity of the town. It is not even a city, Prayagraj. वो कितने लोगों को ले सकता है? यहाँ A पर new कितनी town is जगह है? created there, BNK. New town is वो created. New township is created during the कुंभ. पुराने कुंभ में मैं गया हूँ, नया टाउनशिप क्रिएट किया जाता है. कि किए गए हैं, but not to absorb so much of population. Which is I'm all not right. disputing पर that योगी there is good जी ने सफाई भी दिया कि भाई मैंने क्यों डिक्लेयर नहीं किया. वहां पर एक भगदड़ हो जाता और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता और लफड़ा हो जाता और लोग मारे जाते. और तो इस चीज को कंट्रोल नहीं। करने में ही बल वाला अब पॉजिटिव नहीं, आपने तो कुंभ की शुरुआत इसी स्टेटमेंट से की कि नेहरू के टाइम पे कुंभ भगदड़ हुआ था, हजारों लोग मर गए थे. भाई साहब, हजारों लोगों को मतलब एक संख्या होती है, 1000 लोग. Even if it is 1000 is a big number. Yes. नेहरू के टाइम पे कुंभ हुआ था, इतने लोग मर गए थे. I mean, anything you start, you have to start with on the platter of on the this thing of Nehru, anti-Nehru. Anyway, छोड़ दीजिए political चीजों को. My point is, even the religious events are being politicized. That's where my point, my rather objection. Religious event को चलना है चलने दो. और जिस दिन stampede हुआ था, जी. और even the Muslims, Christians, local, all the people they helped. They created camps Yes, for them. yes, They allowed yes. them to sleep in dargahs and mosques, जी, and they जी, home जी, बिल्कुल. gave them food. They have done an excellent job. सारे गिरजाघर And भी खोल our- दिए गए थे. जी हाँ, बिल्कुल. And our Godi media does not talk of that. Godi media only. Well, only we've been talking publicizes about it. बाकी सबके बारे में मालूम नहीं. Muslims- BNK साहब, हम लोग तो बात कर रहे हैं. Muslims will not be allowed. हाँ? सर, हम लोग तो बात कर रहे हैं. कहते बाकी हैं- सब लोग बात कर रहे हैं ना करें. वही नहीं, हम इसलिए तो हम कह रहा हूँ ना. हाँ, वो ये भी कहा गया कि Muslims will not be allowed into the. सर, वो ऑफिशियली कभी नहीं कहा गया. आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया. जी हाँ. नहीं, वो but संतों ने कहा ना, सर, वो साधु संतों ने- समाज के कुछ लोग थे, अपने बजरंग दल के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा था. लेकिन अब BNK, you know it, I am sure. आप खुद जानते हो, मैं खुद जानता हूँ, अपने बॉम्बे से, हर जगह से, यहाँ तक के प्रदीप जी के आसपास से भी, सांता क्रूज से, न जाने कितने मुसलमान गए, उन्होंने भी डुबकी लगा के आए हैं. सब लोग ऐसी बिल्कुल, बात नहीं. yeah. So I'll come back to you, BNK. Let me speak to केदार साहब. Let's hear that. Yeah. या केदार साहब, आप अभी संभाजी नगर में हैं शायद. इज दैट करेक्ट? जी. संभाजी नगर में. थैंक यू सो मच. बड़े दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है.
केदार साहब क्या है कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है थोड़ा सा कि बीड़ को लेकर के हम सब लोग बहुत अग्रसर हैं, बीड़ को लेकर के बहुत डिबेट हो रही है, बहुत सब कुछ हो रहा है कि क्या नाम है उनका, देशमुख साहब ना, Yes, yes, जिनकी संतोष- हत्या हुई, संतोष देशमुख। संतोष देशमुख साहब की जो हत्या हुई। लेकिन जो बीड़ में जो परभनी में जो डेथ इन कस्टडी हुई है, क्योंकि वो दलित एक्टिविस्ट था, क्या हुई उसकी वजह से उसकी बातचीत नहीं हो रही? सर वो भी तो निर्मम हत्या ही है, मतलब क्या है ये, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब केदार साहब बताएं प्लीज। नहीं, ये जाति देखकर न्याय मिलना ये बहुत गलत हो रहा है। और ये मानना ही पड़ेगा कि परभनी में जो सोमनाथ सूर्यवंशी का हत्याकांड हुआ है जी, उसमें उसको न्याय मिलने में कोई आवाज उसका उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जो है जुडिशियल कस्टडी में उसका हत्याकांड हुआ है जी, और हमें बताया जा रहा है कि अभी न्यायालयीन कोठड़ी कस्टडी जो है जुडिशियल जांच चल रही है। तो जुडिशियल जांच तब जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसी एक यहाँ राज्य सरकार ने भूमिका ली है और ये गलत है। दिख रहा है कि पुलिस मार रही थी, बहुत सारे लोगों को पीटा गया था, फिर भी उसमें किसी पर भी एफआईआर किया नहीं है। हमने ये मांग की थी कि जिसने संविधान को तोड़ा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले का एक अवमान करने की कोशिश की है, उसी के ऊपर सोमनाथ सूर्यवंशी के हत्याकांड का भी मामला चलना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, जांच होती रहेगी, लेकिन कोई भी मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। 1 कोटी का एक मुआवजे की मांग हमने की थी, वो भी नहीं मिल रहा है और परिवार जो है वो न्याय की भीख मांगते हुए घूम रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, जो आंदोलन है उस आंदोलन को खत्म करने की साजिश गवर्नमेंट ने की, बार बार झूठे बयान देकर हम न्याय दे रहे ऐसा बोलकर दलितों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। मैं किसी भी हत्याकांड को, जो संतोष देशमुख का हत्याकांड है, सोमनाथ सूर्यवंशी का हत्याकांड है, पूना में एक अंतरजातीय एक ऑनर किलिंग का जो विक्रम गायकवाड़ का हत्याकांड हुआ है, लातूर में एक धनगर समाज के माउली सोट नाम के बच्चे की हत्याकांड हुआ है, फिर कल जालना में एक धनगर समाज के युवा को मंदिर में गया था, उसके मसले के बाद उसको एक लोहे के गरम लोहे से उसको एक जख्म किया है, चटके दिए हैं हमारे मराठी में, उसको भी एक मारने की साजिश की है। तो पूरे राज्य में, बीड़ी नहीं पूरे राज्य में, पूना के स्वारगेट पर बलात्कार हो रहा है, जी, बसेस में बलात्कार हो रहा है। तो ये मीडिया में बता जा रहा है कि भीड़ 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 नहीं है, पूरे राज्य में फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हुआ है और सब जगह एक बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर एक गुनहगारों का एक मसला खड़ा हुआ है। और यहाँ के जो होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, वो यहाँ पर कमजोर हो चुके हैं और उनसे लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर इशू मसला हल करने की कोई भी ताकत उनमें बची नहीं है। केदार साहब, आप सब एजिटेशन में देखा, आपको भीड़ में भी हमने देखा, आपको परभणी में भी देखा, आप सब जगह जहां अत्याचार हो गए, कमीशन ऑफ क्राइम हुआ, वहां पर आप जाए और लोगों के लिए खड़े हो गए, झगड़ा हो गया। मगर भीड़ में जिस प्रकार से हमने देखा कि लक्ष्मण हाके, क्या ऐसे लोग, लक्ष्मण हाके जैसे लोग, क्या ये ओबीसी और पिछड़े समाज और दलित समाज में एक दरार पैदा कर रहे हैं, एक पार्टीशन पैदा कर रहे हैं? पिछले जो आरक्षण का आंदोलन खड़ा हुआ मनोज जरांगे का, हाँ, उस आंदोलन को एक प्रति आंदोलन देने का काम लक्ष्मण हाके और छगन भुजबल ने किया और उन्होंने जो स्पीचेस दिए, उस स्पीचेस में जो जातिगत झगड़े लगाने के स्पीचेस थे, हेट स्पीचेस थे, उसकी वजह से आज भीड़ में और मराठवाड़ा में जातीय हमले बढ़ चुके हैं। संतोष देशमुख को जो मारा गया है, उसी के पीछे भी पिछले बार जो ओबीसी और मराठा में जो एक आरक्षण के मसले पर जो क्राइसिस खड़ा हुआ, उसी में एक दरार क्रिएट हो गई है और उसके बाद धीरे धीरे पूरे मराठवाड़ा में इन दोनों ओबीसी और मराठाओं में एक लड़ाई और झगड़ा चल रहा है और वो अभी खुल के आ रहा है। संतोष देशमुख का हत्याकांड तो इतना भयंकर है कि मैंने उस शुरू के दिन से एक न्याय की भूमिका ली है।
लेकिन क्या होता है कि बहुत सालों से परिवारों की सत्ता बीड़ में है, और परिवार के बाहर एक लोकशाही जो है, लोकतंत्र जो है, वो परिवार के बाहर नहीं जा रहा है। तो परिवार ने जो यहाँ पर हुकुमशाही और दादागिरी क्रिएट की है, कुछ गुंडे पाल के रखे हैं, और उनकी गुंडों के बलबूते, जैसे वाल्मीकि कराड़ जैसे गुंडे हैं, वाल्मीकि कराड़ जैसे छोटे लोग जो गोपीनाथ मुंडे के साथ, वाल्मीकि कराड़ उनका एक सिपाही बोल के, घर का काम बोल के घर काम कर रहा था, आज वो 2,500 रुपए की प्रॉपर्टी बनाता है, गुनहगारों का एक साम्राज्य खड़ा करता है, यहाँ के युवाओं को गलत राह पर लेके जाता है, और उसी को बल धनंजय मुंडे देते हैं। मंत्री है, पालक मंत्री रहते हैं, पुलिस अंडर रहती है, कलेक्टर अंडर रहता है, वहाँ का एसपी अंडर रहता है। फिर इन गुनहगारों को यहाँ पर एक पॉलिटिकल और ग्राउंड पे जो बल मिलता है, उसके वजह से मुजलूमों पर, गरीबों पर अन्याय होता है। देखिए, आप भीड़ को एक अलग ढंग से देख रहे हैं, कुछ लोग बंडल फेंक रहे, नोटा फेंक रहे, कुछ जी। लोगों के पास, वाल्मीकि कराड़ के पास अलग अलग बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही है। लेकिन दूसरा एंगल ये आप देखिए कि सबसे ज्यादा गन्ना वर्कर जो है, गन्ना काटने वाला, वो भीड़ का है। एक कुछ गिने चुने लोग, 10-12 लोग यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि देश में, राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना अगर कोई काटता है तो वो भीड़ का दलित और बहुजन है, जो पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर 50-50 हजार, 1 लाख के अंदर 6-6 महीना गन्ना काट के आता है, और जैसे कि एक खून बहाने जैसा वो काम करता है, उसको एक उसका मुबादला भी ठीक से नहीं मिलता है। ये एक दूसरा एंगल है। और दूसरा एंगल जो है, ये एंगल है कि वहां पर परिवार के सत्ता ने, जैसे मुंडे घराने चलता है, एक पंडित घराना चलता है, एक क्षीरसागर घराना चलता है, इन घरानों के बाहर लोकतंत्र गया नहीं, और किसी ने बाहर आने की कोशिश की तो उसको दबाया गया, ऐसी चीज है। तो पुलिस यंत्रणा, गवर्नमेंट सब साथ में लेकर संतोष तो देशमुख आगे का बहुत बड़ा आप लोग क्या करने वाले हैं सर? आप तो ऑल इंडिया पैंथर सेना के हैं, आपका हाँ। आपका आंदोलन जारी रहेगा? कहां तक जारी रहेगा और इसको कहां तक लेके जाएंगे आप? नहीं, हम यहाँ पर आंदोलन बड़ा करते जा रहे हैं जब तक इनको, ये आरोपियों को फांसी नहीं होगी, सोमनाथ सूर्यवंशी के आरोपी को अरेस्ट नहीं होगी, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम इस आंदोलन में डटे रहेंगे, और एक बार अगर हम इसके जड़ें खत्म किए तो देखिए, भीड़ क्या, मराठवाड़ा भी ठीक से चलता रहेगा। तो हमने इसको एक्सपोज किया है। अभी देखिए, छगन भुजबल का कल का अगर आप स्पीच सुनेंगे तो वो एक धनगर समाज के बच्चे पर मराठा समाज के लोगों ने अन्याय किया, इसी बात को लेकर वो स्पीच कर रहे। लेकिन अभी छत्रपति संभाजी नगर में मैं हूँ, यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक महिला, एक औरत वहां पर 36 ईयर की, उसके शरीर पर एक 19 साल के बच्चे ने ऐसा हमला किया है कटर से, क्योंकि उसने उसको मतलब शरीर की मांग की थी, उसने मना करने के बाद अनगिनत वार किए हैं, जिससे 280 टाके, मतलब उसकी शरीर को सिलाया गया है 280 टाकों से, और वो यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। ना महिला आयोग बात कर रहा है, ना छगन भुजबल बात करता है, ना गृह मंत्री बात कर रहा है, ना यहाँ का गार्डन मिनिस्टर बात करता है। क्यों? क्योंकि उसका आरोपी भी मराठा है, और जो पीड़ित है वो भी मराठा है। अभी राज्य में ऐसी स्थिति हुई है कि अगर कास्ट में बदलाव होगा तभी न्याय मिलेगा, बट उन कास्ट के लोग खड़े रहेंगे तभी न्याय मिलेगा। केदार साहब, एक ये चीज जो मैं चल पूछना रहा चाहता है, हूं, भीड़ में मैंने देखा, इंसानियत खत्म करने वाली चीज है। भीड़ में मैंने देखा कि थोड़ा वो जातिगत रंग ले रहा था। लक्ष्मण हाके जी थोड़ा फेवर करने लगा था मुंडे जी को कि ओबीसी पर अत्याचार हो रहा है। तो क्या ये ठीक है? ये इनका कहना था कि महाविकास आघाड़ी अगर गवर्नमेंट में आती है तो ओबीसी का आरक्षण चला जाएगा, इसीलिए इन्होंने बहुत बड़ा ओबीसीओ का आंदोलन खड़ा किया। आज देखिए, भाजपा का वहां पर सत्ता आई है, कौन लोग मारे जा रहे हैं? आज उन्होंने बोलने का उनको नैतिक अधिकार है क्या कि इन्होंने सत्ता मिला है इन लोगों को? आज उनको आप सत्ता मिला रहे, आज बहुजन मर रहे, तो इनको सभी तरफ से सबसे ज्यादा जवाबदार ये लक्ष्मण हाके और ये ओबीसी नेता है। इन्होंने महाराष्ट्र में, पूरा भीड़ में
एक वातावरण दूषित किया है। Right, so, जी। बहुत बड़ा किसी का आंदोलन चल रहा तो चलने देना था उसको, जी, केदार गुमराह साहब। करने की क्या जरूरत थी? आप बोले थे जी। ना आरक्षण खत्म हो जाने वाला है, क्यों आरक्षण खत्म नहीं हुआ? जी केदार साहब, आरक्षण मुझे खत्म क्यों नहीं हुआ? मैं सुशील व्यास साहब के पास जाता हूँ। व्यास साहब, जो दीपक केदार साहब ने बताया है ऑल इंडिया पैंथर सेना के, तो मतलब ऐसे लग रहा है सर कि जातिवादी युद्ध एक चल रहा है, जातिवादी द्वंद्व जो है आज तक कभी खत्म नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, और अभी भी वैसे का वैसे ही है। तो इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं सर? बिकॉज भले आप जिस मर्जी पार्टी के हो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑन पार्टी लाइन व्यास साहब, आई एम आस्किंग यू एज एन एमिनेंट लॉयर एंड एज माई फ्रेंड सर, ये जातिवादी जो जब तक फीलिंग है, कास्ट फीलिंग जो है, भले पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हर जगह हो सर, जब तक ये जाएगी नहीं, आई डोंट थिंक पीपल कैन एक्सपेक्ट जस्टिस। जो मर्जी सरकार आ जाए, आज आपकी सरकार है, कल किसी और की आएगी, परसों किसी और की आ सकती है। व्हाट डू यू थिंक सर व्यास साहब? बजाज साहब, पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं शिवसेना जो शिंदे जी के नेतृत्व में है उसका प्रवक्ता हूं। जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल जरूर हूं, लेकिन मैं उनका प्रवक्ता नहीं। मालूम है सर। तो जो कुछ भी मैं कहूंगा, मैं मेरे दल शिवसेना के बिहाफ पे कहूंगा। एंड ऑन योर इंडिविजुअल बिहाफ, आई वुड लाइक टू हियर व्हाट यू थिंक। एंड जो चीज आपने कही, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में न सिर्फ मराठवाड़ा, जिनका जिक्र केदार जी कर रहे थे, औरंगाबाद, भीड़ वगैरह, ये पूरे महाराष्ट्र में लगभग कहीं दबे रूप से, कहीं शांत रूप से, और नहीं महाराष्ट्र में बल्कि देश के अन्य भागों में भी जी। जातिवाद का ये जो जहर है वो कम नहीं हो रहा है। ये एक मेरे व्यक्तिगत विचार है, मेरे दल के विचारों से इसको न जोड़ा जाए, और कहीं न कहीं इसको खत्म होना चाहिए। अगर ये खत्म नहीं होगा तो समाज में वही अशांति फैलती रहेगी जिसका जिक्र केदार जी अभी कर रहे थे। जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह नेताओं का नाम, जिस तरह के उनके बयान, इस तरह के बयान देश को इकट्ठा नहीं रख सकेंगे, देश को मजबूत नहीं बना सकेंगे, समाज को हम आगे नहीं ले जा सकेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। और जिन घटनाओं का जिक्र हुआ, कानून अपना काम कर रहा है जहां तक मेरी जानकारी है। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको सुधारने का काम राज्य सरकार करेगी। लेकिन जहां तक भीड़ और परभणी की घटना है, सूर्यवंशी जी वाली और संतोष जी वाली जो घटना है, उन दोनों में कानून अपना काम कर रहा है। केदार जी खुद बता रहे थे जुडिशियल इंक्वायरी सोमनाथ सूर्यवंशी वाले मामले में परभणी में हो रही है। और एक तो देखिए, कानून का जानकार होने के नाते मैं एक बता सकता हूं, जब एक बार कोई चीज जुडिशियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हो गई, उसकी रिपोर्ट की हमको राह दिखनी चाहिए। जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जिस माँ ने अपना बच्चा खोया, जिस बहन ने अपना पति खोया, जिस बहन ने अपना भाई खोया, हम उनके साथ है। पूरी हमारी जो कोई कहिए, हम उनको हिम्मत दिलाने के लिए उनको जितना भी सहयोग कर सके करें। लेकिन जो हुआ है दुर्भाग्य। लेकिन कानून को भी अपना काम करने का थोड़ा सा वक्त, जो न्यायिक प्रक्रिया है हिंदुस्तान की, उसमें हमें देना चाहिए। आपके जिला प्रमुख केदार जी, माफी चाहता हूँ केदार जी, मैं केदार जी माफी चाहता हूँ। के नेतृत्व में परभणी में मोर्चा निकला था। केदार साहब, उसके बाद ये दंगा हुआ है। केदार साहब उनको बोलने दीजिए ना सर। भाई, मेरा ये तरीका जिला नहीं। प्रमुख है शिवसेना का, केदार जी मेरा ये तरीका नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा ये तरीका नहीं है। दीपक केदार साहब, केदार जी मेरा तरीका नहीं है। दीपक केदार साहब उनको बोलने दीजिए ना सर। मेरा ये तरीका नहीं है। ये तरीका डिबेट का नहीं होता। सर, मैं माफी चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। बता रहे हैं दीपक केदार साहब, एक सेकंड सर प्लीज। दीपक केदार जी, सुशील व्यास जी को बोलने दीजिए ना सर। जब आप बोल रहे थे वो कुछ नहीं बोले। आपके जो नेता है वो सोमनाथ सूर्यवंशी को परिवार को भी मिले नहीं आप तक, एकनाथ शिंदे जी। सर दीपक केदार जी प्लीज। जख्मों के फोटो बना के, दीपक केदार जी प्लीज, मैं आपके पास वापस आऊंगा सर। दीपक केदार जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। व्यास साहब एक सेकंड, व्यास साहब एक सेकंड। दीपक केदार जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। दीपक केदार जी, बना रहे। दीपक केदार जी, आप हमारे मित्र हैं सर। किसी का फेवर नहीं लिया मैंने, किसी का विरोध नहीं किया मैंने। दीपक केदार जी, आप हमारे मित्र हैं। और ये डिबेट का तरीका नहीं है केदार जी, आप भले नाराज होंगे, लेकिन मेरा तरीका ये नहीं। मैं डिबेट में इस तरह से हिस्सा नहीं। आप 11 मिनट बोले, मैं 1 सेकंड भी बोला बीच में। आपको ग्राउंड मालूम नहीं, आप उस पर बात करते जा रहे हैं। क्या ग्राउंड मालूम है? आपके जिला प्रेसिडेंट ने वहां पर आंदोलन किया, बांग्लादेश से हिंदू बचाओ। फिर उसके बाद दीपक केदार जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ ना सर। जाएंगे तो सबके हिस्ट्री और भविष्य है, सबके केदार साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ।
आप अपनी बात नेताओं पूरी को रखिए। चाहिए। एक सेकंड व्यास साहब, एक सेकंड। दीपक केदार साहब, आप अपनी बात पूरी रखें, मैं आपके पास वापस आता हूं। 1 मिनट दे दीजिए, व्यास साहब को अपनी बात पूरी करने दें प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, जी जी व्यास साहब, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज, जरा बोले। और ये तरीका नहीं होता सर वो केदार भाई। सर दीपक केदार साहब इज वेरी इमोशनल। वो क्या है कि वो बहुत सोए हुए बहुत सोए हुए बहुत जुड़े हुए हैं सर, सबके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हम हुए भी हैं, हम भी हृदय से जुड़े हुए हैं संवेदनशील सर। है, मैं भी संवेदनशील हूँ, उनकी भावना के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। आपके नेता सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को मिल सर अब प्लीज। किसके नेता क्या करते अरे हैं, दीपक केदार साहब, उसकी एक चर्चा मिनट। हम लोग करेंगे तो केदार भाई सुबह हो जाएगी। किसके नेता क्या क्या करते हैं, हमारे उनके उनके नेताओं के बारे में मत जाइए। इस समय हम लोग अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं, नेताओं को एक तरफ रख दीजिए फिलहाल, हम लोग अपने मुद्दों पे तो अपने व्यास साहब, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, जो पुलिस में भी हम लोगों ने देखा है कि जातिवाद पनपता है, इवन इन अ सिटी लाइक मुंबई। लेट मी टेल यू दिस, जितने भी पुलिस स्टेशन है, हाउ मेनी पुलिस स्टेशन देयर इन मुंबई? 81, 88, 89, कितने हैं याद भी नहीं है मुझको, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। यहां पर भी सर कास्ट मैटर्स, हमने खुद देखा है सर ये जब तक रिमूव नहीं होगा, टिल सच टाइम एज यू एक्लेमेटाइज पीपल एंड मेक पीपल अवेयर, कुछ नहीं होगा सर। मुंबई शहर जैसी जगह की मैं बात कर रहा हूं। व्यास साहब, अब आप बताएं प्लीज। That's why I said, Bajaj, which my friend has not paid attention to it. That's I said, whatever I'm saying, please उसको मेरे पार्टी से मत जोड़िए, मेरे विचार से बात करिए। और एक सामाजिक में जो ये घटनाएं हो रही है, जो ये न सिर्फ बीड़ और मराठवाड़ा, बल्कि मैंने तो कहा पूरे देश में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको कहीं न कहीं हमें रोकना होगा। और एक जिम्मेदारी किसी एक दल की या एक संगठन की नहीं है, ये सबको मिलके, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो फिर किसी दल से हो या नहीं हो, किसी कास्ट का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, देश को मजबूत बनाना है, देश को आगे ले जाना है, तो हम सबको ये गलतियां सुधारनी होगी। मैं तो इस हद तक कह रहा हूं, और आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो मतलब सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हो रही है समाज में, जो ये जहर फैलाया जा रहा है, उसको रोकना होगा। और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, और सामूहिक जिम्मेदारी का जब तक निर्वहन नहीं होगा, वी कैन नॉट टेक आवर कंट्री फॉरवर्ड। व्यास जी, बट ये बात है कि लोगों को, ऑपोजिशन को ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव चीजों में आप तुरंत डिसीजन लेते। अबू आजमी को तुरंत सस्पेंड किया गया, अबू आजमी औरंगजेब मामले में तुरंत सस्पेंड किया गया। एकनाथ शिंदे जी ने आगे जाके कहा कि कोरटकर पे भी एक्शन होगा, शोलापुर पर भी एक्शन होगा, मौका लगाएंगे और उनको महापुरुषों का अपमान हम सहेंगे नहीं। बट कोरटकर और शायद इस पे शोलापुर पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। व्यास जी, नामबियार जी, देखिए, हमारी, आपने मेरे नेता का नाम लेके कहा तो मैं कहूं कि शिवसेना, आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने जिस महान विभूति हमारे आराध्य शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बनाई है, तो अगर उन आराध्य देव का कोई अपमान करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्रूरता और अत्याचार के साथ जिनका उन्होंने हत्या करने का काम किया, उस औरंगजेब की कोई महिमा मंडित करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। और वही बात हुई है, और वही अरे केदार भाई, अबू आजमी के साथ, केदार भाई, अबू आजमी के साथ आपके ही नेता के वीडियो वायरल हो रहे हैं। केदार भाई, उसको टेबल पे बिठा के चाय पिला रहे। केदार भाई, मौका मिलेगा आपको बोलने का। देशमुख का इश्यू हटाने के लिए आप आज अबू आजमी का मसला खड़े कर बजाज जी, या तो मुझे माफी चाहते, मुझे जाने दीजिए। दीपक केदार जी, नेता ने बात करनी चाहिए। दीपक केदार जी, ये गलत डिबेट करता हूँ, इस तरह की डिबेट कभी नहीं करता। बीएन कुमार जी, चैनल पे जाता हूँ, इस तरह से डिबेट। बीएन कुमार जी, आप किस प्रकार से देखते हो औरंगजेब मामले में? मैं केदार साहब के पास जाऊंगा। औरंगजेब मामले में क्या पूरे ऑल पार्टी जी, मैं नामबियार जी, हाँ, दो सेकंड कहना हाँ, बोलिए। कि वो सोलापुरकर जी और कोरटकर के बारे में है। कोरटकर का उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है, वो हाईकोर्ट में गए हैं। हाईकोर्ट का जो फैसला है, जैसे मैंने कहा, इस देश को आप न्यायिक प्रक्रिया से भी चला रहे हैं। अगर किसी ने, कोई भी न्याय व्यवस्था ने उनको एंटीसिपेटरी बेल दे रखी है, तो उसको हम लोग उसके बीच में नहीं आ सकते ना। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट में अगर कुछ फैसला आता है या उनकी बेल रिजेक्ट होती है, ही विल बी इमीडिएटली अरेस्टेड। दैट आवर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। और हमारे जो सर्वोच्च नेता शिंदे जी ने कहा, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या ये अबू आजमी हो, इन्होंने हमारे आराध्य देवों का अपमान किया है। उनको, उनके विरोधियों का, उनके ऊपर जो अत्याचार करने वालों का अगर महिमा मंडन किया, तो उसके खिलाफ शिवसेना पूरी ताकत से लड़ेगी और जो भी एक्शन करना है वो करेगी।
Right. बेन कुमार जी, हाउ डू यू सी औरंगजेब एपिसोड कैसे देखते हो आप? औरंगजेब एपिसोड, औरंगजेब का महिमा करना, छत्रपति संभाजी को डिग्रेड करा। महाराष्ट्र देश इज नोन फॉर छत्रपति संभाजी, छत्रपति शिवाजी उससे पहले। हाउ डू यू सी दैट? इज इट राइट? नहीं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह के कंट्रोवर्सीज पैदा की जा रही है औरंगजेब को। आई थिंक दैट इज आल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्योंकि ही इज एड्रेसिंग पर्टिकुलर ऑडियंस कि ये सब करके जिस तरह से पहले आके भी ने कहा था कि जात के ऊपर और धर्म के ऊपर डिवाइड करके रूल करने की जो प्रथा जो है वो ब्रिटिश की जमाने से चले आ रही है, अभी भी चलती कंटिन्यू हो रहा है। आई थिंक सबसे पहले आरकेबी एंड प्रदीप नंबियार, आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स, कि जहाँ पर स्कूल में दाखिला लेते हैं वहां पर जात धर्म मत ये सबका मेंशन करना पड़ता है। उसको आप रिमूव कर दो उसको। यू एडमिट एनीबडी, मी और मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, किसी और का बच्चा हो, स्कूल में जाएगा, ही शुड बी एडमिटेड इन स्कूल ऑन द बेस ऑफ ही इज अ ह्यूमन बीइंग। मर्द आदमी, बच्चा, लड़का लड़की या थर्ड जेंडर, उस हिसाब से अब देखिए ना, ये जात के धर्म ये जब तक चलता रहे, मतलब आप बेस के मूल में ऑन द बेसिस क्या क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन लेवल से ही चालू कर रहे हैं इस सारी चीजों को। ये तो ऊपर बढ़ के इस तरह के महावृक्ष तो बनने वाला है। अभी अबू आजमी होने दीजिए, बाकी कोई भी अपने नेतागण होने दीजिए, ये सारे नेतागण बचपन से, और हम आप भी बचपन से यही सीख के आए हैं ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट, लेकिन धर्म अलग है, मे आई इंटरप्ट यू जात पात अलग है। जस्ट वन सेकंड बीएन के साथ सिर्फ एक सेकंड। अबू आसिम आजमी का अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें तो इफ यू लुक एट इट, अबू आसिम आजमी तैयार नहीं थे औरंगजेब के ऊपर बात करने के लिए। जान करके जो भी जर्नलिस्ट वहां थे, बार बार उनसे पूछा गया, दबाव डाला गया कि कुछ भी आप औरंगजेब पर बोलिए। पहले उन्होंने कहा यार मुझे नहीं बोलना है, फिर भी बोलने के लिए मजबूर किया गया, तो जाकर के उन्होंने बोला। एंड बाय द वे व्हाट ही सेड, जो अबू आसिम आजमी ने कहा, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला जहां तक मैं जानता हूं। सिर्फ इतना बोला दैट औरंगजेब वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज वेरी मच देयर इन रोमिला थापर's बुक। रोमिला थापर की जो एनसीईआरटी की किताब है, 7th स्टैंडर्ड की मेडिकल हिस्ट्री की जो किताब है, जो सीबीएसई स्कूल्स में जो प्रेस्क्राइब बुक है, सर ही इज कोटिंग फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले तो किताब को बैन करो ना यार, वो किताब को विड्रॉ करो बीएमके। Not only that, in our childhood also we learnt, we were taught about this Aurangzeb's history. We were told, despite all his atrocities, etc., he was a very simple, highly religious person. He used to sleep on the floor. Yes. He was simple. All these kind of things were also told to us about Aurangzeb. That's right. But of course, even media also, sometimes, not sometimes, other media, I'm not talking about our media, I have also belonged to media, they try to provoke people to extract some controversial statements from them. That's So right. then they get trapped. तो अगर आपको नहीं बोलना चाहिए, आप कंटिन्यू से बोलते रहिए ना, उनको बोल नहीं बोलना, मैंने बोल दिया ना, नहीं बोलना है। अगर आप चीफ मिनिस्टर फडणवीस से पूछोगे इसके बारे में कुछ कहो, फडणवीस क्लियर मना करते हैं, इसके बारे में मुझे और नहीं कुछ नहीं बोलना है करके निकल जाते हैं वो। And anyway, how is this fellow relevant? When did he die? 300 years ago? 300 साल, 350 वही तो मैं कह रहा हूँ, 300 400 500 साल मतलब क्या है अभी? 300 अरे इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो यार जी? व्यास साहब कुछ बोलने वाले मामला नहीं है क्या? मैंने कहा 1700 और मामले नहीं है। गुजरे। As if we have no other issues in this country. One second, व्यास साहब wanted to say something. क्या बोल मैंने रहे कहा थे? आप उस आप ईयर बता रहे थे, I said 1707 1707 when he died. Oh Yeah. God! But- Can you imagine that 300 years ago? बट केदार साहब, क्या औरंगाबाद, संभाजी नगर, अहिल्या, तो ये नामकरण हो गया, एक चेंज, एक वातावरण चेंज हो रहा है कि जो जिस प्रकार से अत्याचार हो गए महाराष्ट्र के लोगों पर, और किसने अत्याचार किया था, एक मूवमेंट चल रहा है। तो क्या अबू आजमी का उसी वक्त में यह कहना ठीक था? क्या जरूरी था कि औरंगजेब के बारे में महिमा गाने की जरूरत है, जब पूरे देश में चल रहा है कि 40 दिन किस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर कर करके मार डाला। तो ये जब वातावरण जब हो रहा है, तो ऐसे अत्याचारी को प्रशंसा करना किस प्रकार से केदार साहब आप देखते हो? नहीं, मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि जिस दिन अबू आजमी ने ये बात कही है, वो दिन था संतोष देशमुख के मारे हुए इमेज वायरल होने वाला दिन था। तो पूरे महाराष्ट्र में उस फोटो को लेकर बहुत बड़ा एक बवाल मचा हुआ था।
और उसको डाइवर्ट करने के लिए हमें लगा अधिवेशन में इसी फोटो को दिखाकर एक बहुत बड़ी इमोशनल डिबेट होगी कि किस तरह से पानी मांगा तो पेशाब किया है, उसके फोटो भी वायरल हुए थे। जी मुझे उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे जी वो फोटो लेकर खड़े रहेंगे और उस पे डिबेट करेंगे। उसी दिन धनंजय मुंडे का रिजाइन भी हुआ। तो सिर्फ संतोष देशमुख, सोमनाथ सूर्यवंशी इस महत्वपूर्ण इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए अबू आजमी का झगड़ा और एकनाथ शिंदे जी का और उनका दोनों का जो झगड़ा है वो फैब्रिक है, नौटंकी है, नाटक है, महाराष्ट्र को गुमराह करने की साजिश है, दूसरा कुछ भी नहीं। उसके तुरंत बाद एकनाथ शिंदे जी और अबू आजमी जी के फोटो एक ही टेबल पर वायरल हुए। तो आपको वहां पर अबू आजमी जमते हैं, चलते हैं। आज आज अचानक अबू आजमी ये विषय क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस स्टेट में, राज्य में फिलहाल संतोष देशमुख का मसला बहुत पैमाने पर एक आंदोलन चल रहा है, उसी में एक बड़े पैमाने पर उसका निषेध हो रहा है। तो ये देवेंद्र फडणवीस हो या अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनको खुश करने का काम एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि उनके जाति का एक मराठा समाज का एक युवा सरपंच मारा गया है, उसके बारे में वो एक लफ्ज नहीं बोले, उसके बारे में वो बात नहीं किया। मैं आपको यहाँ पर मदद करता हूँ, इसलिए अबू आजमी के मसले पर बात की है। देखिए, औरंगजेब पर जो बात करने का या ये हिस्ट्री में क्या हुआ है, किसने किसी को मारा है, आज संविधान है और संविधान के अंदर संविधान की बात होनी चाहिए। आपको लोगों ने चुन के इसलिए दिया है कि आप संविधान पर बात करें, संविधान के चेयर पर बैठ के बात कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर, तो आप वहां बैठकर क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इस मसले पर बात करने वालों को भी दोषी समझता हूं। आपको लोगों के मसले पर, देश के राज्य में जो किसान है, मजदूर है, यहाँ के अत्याचार है, महिलाओं की असुरक्षितता है, उसके ऊपर बात करने के लिए बिठाया है। आप जाकर ये हिस्ट्री में जाकर ये जो झगड़े वहां पर जाके कर रहे हैं, क्या संविधान में ये बैठता है? कि ये पहले देखिए, सिर्फ नौटंकी है। अबू आजमी और एकनाथ शिंदे का जो झगड़ा है, संतोष देशमुख का एक हाई वोल्टेज आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, उसको दबाने की ये साजिश है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। केदार साहब, सीएम फडणवीस जी जब भी बात करते कानून के दायरे में रखकर बात करते, कानून अपना काम करेगा, फडणवीस साहब हमेशा कहते रहते। और जो करप्शन रिलेटेड है, बोले कि कोई भी फिक्सर, पीए, पीएस, ओएसडी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा स्क्रूटिनी करके ही। तो एक से एक जो फडणवीस जी करते हैं, एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, अजित पवार जी कर रहे हैं, कानून के दायरे में एकदम फिट बैठता। अजित पवार जी हमेशा बोलते हैं कि ये सब मेरे पास नहीं चलेगा। तो किस प्रकार से आप देखते हो तीनों जो महायुति के लीडर्स हैं, वो ऑन द स्क्रीन, ऑन कैमरा, विधानसभा, सब जगह वो क्लियर कट बोलते हैं कि नो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। देखिए, खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग है इनके। अगर ऐसा होता तो धनंजय मुंडे का रिजाइन लेने के लिए अजित पवार 2 महीना क्यों लगाते? तुरंत रिजाइन लेना चाहिए था। क्या सीआईडी का रिपोर्ट उनके पास नहीं जा रहा था? किस तरह से मारा जा रहा है, वाल्मीकि कराड ने वहां पर क्या किया है, ये देश राज्य के होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था? फिर भी धनंजय मुंडे को क्यों संभाल रहे थे? अगर आप कानून की बात करते हैं, कानून के दायरे में रहने की बात करते हैं, तो आपने 2 महीना क्यों लगाया? तो ये सिर्फ नाटक करते, कानूनी मसले यही खड़े करते हैं। मैं तो ये इस माध्यम से ऐलान करता हूं कि मैं जिस तरह से देख रहा हूं, स्वारगेट की महिला के ऊपर जो बलात्कार की घटना है, आज जो वीडियो वायरल हो रहे, इसके पहले हमने बहुत उत्पीड़न देखे, बहुत हत्याकांड देखे। मैंने खुद 350 घटनाओं की एक मुलाकात की है, उस घटना में गया हूं। लेकिन जिस तरह से संतोष देशमुख को मारा गया है, सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा गया है, इसमें सब जो घटनाएं है वो वीडियो निकाल कर मारा जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कानून के शत्रु बना रहे। आज हम चाय के दुकान पर बैठ के अगर बात करते किसी से, तो लोग ये बोल रहे हैं कि कानून कुछ काम का नहीं, कानून को बदलना चाहिए, ये कानून के वजह से हो रहा है। तो ये अगर वहां बैठ के कानून के शत्रु बना रहे और इनको कानूनी खत्म करना है और खुद का धर्म की सत्ता वहां पर लानी है, ये एक इनकी साजिश है। इसलिए ये वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे।
लॉ एंड ऑर्डर की इशू क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए बहुत महाराष्ट्र में गलत चल रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और ये सब एंजॉय कर रहे हैं। इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, एक भी घटनाओं में जाकर ये मिलते नहीं, लोगों का सांत्वन करते नहीं, लोगों को वहां पर कानून के दायरे में एक आपको साथ देंगे ये भी बताते नहीं। सब यहाँ पर चुप है, बात अलग करते हैं, बिहेवियर अलग करते हैं, और लोगों को यहाँ पर सहना पड़ रहा है। केदार साहब, बहुत बड़े केदार साहब, इससे टारगेट हो रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे जी ने एनकाउंटर किया रेपिस्ट शिंदे का, बदलापुर में एनकाउंटर किया, तो उन्होंने दिखा दिया कि कानून किसी के सामने झुकेगा नहीं, कानून तुरंत अपना काम करेगा। मगर वहां पर पूरे ऑपोजिशन ने घेर लिया उनको घेर लिया, बोला कि आप कानून नहीं बन सकते ये। मगर वो एक बहुत दर्दनाक चीज है कि एक महिला पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर स्टेटमेंट दो, फिर ट्रायल होगा, फिर वो दौरान, तो जहां वो करते हैं कुछ एकनाथ शिंदे जी, तो वहां पर आलोचना भी होते हैं क्विक जस्टिस का। किस प्रकार, तो क्या करेंगे, किस प्रकार से जाना चाहिए आगे? है ना, उसी में उसमें अगर जांच ही पूरी नहीं हुई है, उसकी उस घटना में, अक्षय शिंदे के घटना में जो स्कूल का मालिक ही उसका मुख्य आरोपी है, उसके जान उसको बचाने के लिए अगर कोई एनकाउंटर किया जाता है तो वो सामने आएगा। आप उसको जांच में रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? जांच चालू ही थी, कुछ लोगों की जांच चल रही थी। फाइल बंद करने के लिए अगर एनकाउंटर करेंगे तो लोगों को आज समझता है सब कुछ, लोग अभी अंधे नहीं रहे, लोगों को सब समझ रहा है। क्यों एनकाउंटर नहीं, बाकी घटनाओं में एनकाउंटर क्यों नहीं किया? बीजेपी का एक बड़ा वहां का जो संस्था चालक है वो उसमें अटकने वाला था, इसलिए इसका एनकाउंटर किया। वो रेपिस्ट था, कुछ दिन रुकना चाहे, उसकी इंक्वायरी पूरी होने देनी थी, उसको कब्जे में लिया और ठोक डाला। इंक्वायरी तो करो, उसके मास्टरमाइंड कितने, इसके पहले स्कूल में कितने और बच्चों की जान वहां पर गई है, कितने बच्चों का रेप हुआ है, इंक्वायरी नहीं हो रही है। और संविधान में ऐसा नहीं चलता। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, हमने कोपर्टी में देखा है ना, 2.5 महीने में आरोपियों को शिक्षा हुई। अगर आप कानून के साथ भी चलेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तो 2.5 महीने में हम फांसी भी दे सकते हैं। लेकिन उनको काम करने दो, इन्वेस्टिगेशन करने दो, उस मसले के जड़ तक जाने दो। आप अगर मसले के जड़ तक जाते और जड़ में अगर आपका बंदा अटकता है तो आप एनकाउंटर करते, तो ये तो नहीं चलेगा। Right, कानून के खिलाफ है। BNK, you wanted to say something? एक मिनट केदार साहब, BNK Yeah, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? actually I support this argument that ये instant justice वाला system जो है, जी, is absolutely ridiculous and should never be done. It is happened in my state, तेलंगाना, हैदराबाद में हुआ था, अभी यहाँ पर हुआ है, यूपी में भी हुआ था। अभी It's भी हो रहा है। ridiculous, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कसाब पकड़ा गया, हमने तुरंत नहीं मारा ना कसाब को, सिर्फ जानते हुए इसने इतना सारा कार्य, इतना सारे हत्याकांड किया है, बिकॉज वी वांटेड टू नो द मास्टरमाइंड, कहाँ तक ये इसकी जड़ है। ये सारी चीज को निकाल के कुछ ही तरह से पूछताछ करके उसको एक मेहमान नवाजी की करके 1.5 साल के बाद में उसकी हमने हैंगिंग किया उसका। सिमिलरली इसका भी करना चाहिए था, बिकॉज इफ ए क्राइम हैपेंस शुड गेट टू द रूट कॉज। और जैसे साहब ने कहा कि और भी नाम आए थे किस तरफ के, उसमें से who is involved to what extent, what kind of safety measures are there in the school, if somebody was deliberately avoiding them, ये सारी चीज आना चाहिए था। And was this Instant guy justice actually जो है, responsible or was it somebody else and he was made a scapegoat? We don't know. yeah. We don't know that. But however, that's a different thing altogether. As Vyas Sahab, I know will agree with me. You have to follow the law in letter and in spirit. You cannot fool around with the law. Let's be very clear. जो कानून है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना सर व्यास साहब, सीधी सादी बात है। इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है डेमोक्रेसी में। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? बजाज जी, मुझे बड़ी खुशी है कि इस समय आपके पैनल में तीनों पैनलिस्ट जो है एक बात से तो कम से कम सहमत है, विचारधारा के मतभेद होने के बावजूद, कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। दुरुस्त बात। कानून, और इस देश में कानून के अनुसार ही सारी प्रक्रिया को करना चाहिए। अब आप जिस अक्षय शिंदे के एनकाउंटर कह लीजिए या उसको सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली कह लीजिए, मैं उस पर विवाद नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर लाइक नामियार जी, मैं जो चीज इस समय कोर्ट के सामने विचाराधीन है उसके बारे में कोई चर्चा चैनलों पे नहीं करता, क्योंकि इस समय हाई कोर्ट के सामने वो मैटर है।
कि वेदर दैट वाज जस्टिफाइड नॉट जस्टिफाइड. सो इट्स नॉट फेयर ऑन माय पार्ट टू डिस्कस Yes, sir. दोज इश्यूज व्हिच आर देयर बिफोर द हाई कोर्ट जस्ट राइट नाउ. हाई कोर्ट अपना उसमें जो फैसला देगा वो सबको मान्य होगा. गलत है सही है वो ना, हाई कोर्ट से बड़े तो हम नहीं है, कम से कम मैं उसमें अपना कोई विचार नहीं दे सकता. मेरे भाई कुछ कह रहे थे कि शिंदे जी ने कोई स्टैंड या शिंदे जी की पार्टी ने कोई स्टैंड बीड़ के संतोष देशमुख हत्याकांड में नहीं लिया. जिस दिन मुंडे जी की इस्तीफा हुई तो 2-3 दिन पहले, उसी दिन या उसके दूसरे दिन भी पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां हमारी शिवसेना की शाखाएं हैं लेड बाय शिंदे जी, हमने वाल्मीकि कराड़ को फांसी दो और उनके साथियों को फांसी दो आंदोलन किया अपनी सरकार के खिलाफ. ये सारे पेपरों में आया है, सारे मीडिया में आया है, उसको देख लेना चाहिए. तो हम लोग ऐसा नहीं संवेदनशील नहीं है. हमारे लिए राजकारण बाद में है. एज आवर फाउंडर बाला साहब सेठ 80% समाज कारण करो, 20% राजनीति करो. तो हमने समाज के में हमारी जिम्मेदारी को निभाया है. जिस दिन धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ उसी दिन से हमने आंदोलन शुरू किया है कि वाल्मीकि कराड़ और उनके साथियों को फांसी मिले. ये आंदोलन हमने सार्वजनिक रूप से भी किया है और तालुका लेवल पे किया है. भले हमारी सरकारों ने दीजिए, हम चाहते हैं कानून जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से हत्यारों को और दोषियों को वो उनकी सजा तक पहुंचाए और कड़ी से कड़ी सजा संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी के. व्यास साहब आप आंदोलन मत करिए. अरे मेरे भाई ने मेरी बात न्याय देने के लिए सरकार दी है, आप आंदोलन करने का नाटक क्यों कर रहे? अब आप नाटक तो आंदोलन करना विरोधियों का काम है. सत्ता में बैठ के आंदोलन करेंगे. ऐसा है कि हम तो उन नारों को भी जानते हैं कि नहीं आपको अगर सत्ता मिली है तो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों को न्याय दो. यही माफी चाहता हूँ. आपके मेरे विचारधारा में फर्क है. मेरी सत्ता भी अगर ढंग से नहीं चल रही तो उसकी आम इंसान को समझेगा. अगर सत्ता मिली है तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? लेकिन केदार आप साहब, अगर सत्ता में है तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? नहीं अब आप आप लोगों को न्याय दो. होम मिनिस्टर आपके पास है, आपके तीन इंडियन की सरकार है, आप रोज फडणवीस से मिलते हैं, फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? केदार साहब, पॉलिटिकल पार्टी अलग है ना. क्या आप मेरे जो लोग सरकार में हैं वो अलग है, पॉलिटिकल पार्टी अलग है. आप सत्ता को एक शासक के रूप में देखना चाहते हो. सत्ता में आप ही बैठेंगे, आंदोलन लेकिन राजनीतिक पार्टी भी तो है ना सर. ये केदार साहब, ये राजनीतिक पार्टी भी तो है ना लोकतंत्र में. शिंदे सेना जो है, जो विरोध आपको विरोध का हक है. जो शब्द आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई. हम चाहते हैं कि संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी के जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले. लेकिन केदार साहब, आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा? दीपक केदार साहब, कोई क्या आपको उम्मीद है? कोई उम्मीद इनसे बची नहीं है. ये इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये लोगों को सिर्फ फंसा सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं. देखिए, सरकार में बैठे होम मिनिस्टर उनका एक तरफ हिंदू बचाओ हिंदू खतरे में, इसलिए नीतीश कुमार ये अपना नीतीश राणे आंदोलन करता है, उसका होम मिनिस्टर सत्ता में है. 3 इंजन की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी भी आंदोलन कर रहे हैं. लोगों को क्या समझ रहे हैं? सत्ता में है तो न्याय दो, फांसी लगाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाओ, जल्दी उसकी इंक्वायरी करो. अगर इनको न्याय ही देना था तो आज धनंजय मुंडे भी जेल में थे. ये जेल में नहीं डाल सकते किसी को. उल्टा इनको कभी जरूरत पड़ी ना तो ये वाल्मीकि कराड़ को भी बाहर निकालेंगे और वॉशिंग मशीन में डाल के उसको सफेद करेंगे. इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? मैं केदार साहब आपसे पूछना चाहता हूं, जो रेप शिंदे वाली बात है, ये तो क्लियर कट हुआ कि ऐसे उसने स्कूल में और उसने अपने पर्सनल जीवन में, लाइफ में भी 2-3 शादी किए, बहुत मैरिटल रेप के बहुत सारे इल्जाम थे. पहले भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत सारे मुद्दे उनके सामने आए थे. दूसरा एक इंसिडेंट था, एक कोली करके रेपिस्ट कल्याण के, जो 11 साल के बच्चे को दुकान से उठाकर अपने घर में जाके रेप किया और रेप करके उसको बाहर जाके मार डाला. तो वो भी हैबिचुअल ऑफेंडर थे, 2-3 बार सेक्सुअल ऑफेंसेस में कमिटेड थे. क्राइम करके वापस आना, फिर वापस करना, फिर अंदर जाना, फिर वापस करना. तो ये महिला जितने जमा था बदलापुर में और कल्याण में, सबका यही था कि ऑपोजिशन का भी यही था, इनको चौराहे पे लटका दो, इनको चौराहे पे सबके सामने ऐसे एक व्यथा अंदर से आवाज आ रहा था. तभी बहुत सारे महिलाओं को लग रहा था कि ये जो हुआ वो ठीक हुआ. तो आप दोनों चीज को कैसे देखते हो?
एक तो हैबिचुअल क्रिमिनल जो एक उनको कोई रहने का जीवन का कोई हक नहीं है, बिकॉज हैबिचुअल ऑफेंडर है, और सेक्सुअल क्राइम्स का ऑफेंडर, छोटे छोटे बच्चे पर अत्याचार करने वाले, उनको दया माया दिखाना बहुत गलत है। केदार साहब, आप इसको कैसे देखते हो? नहीं, ये आरोपी है, उसका कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन हमें ये लगता था कि उसमें पूरी इंक्वायरी होनी देनी चाहिए थी और फांसी दे दो ना सबका। उसमें कानून में जो है उसके अंदर फांसी दे दो। एनकाउंटर का समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा। जी अगर ऐसा हुआ तो इसमें जस्टिस का मसला खड़ा हो जाएगा, तो मैं एनकाउंटर का समर्थन नहीं करूंगा। हाँ, कानून का डर बनाओ। क्यों अक्षय शिंदे ये घटना करता है तो उसको डर क्यों नहीं लगता? पुलिस का डर क्यों नहीं लगता? कानून का डर क्यों नहीं लगता? सत्ता का डर क्यों नहीं लगता? हमें फांसी हो सकती है। कुछ मसले आज इस राज्य में 65,000 गर्ल्स बेपता है, लापता है। ये कैसे हो सकता है? क्या चल रहा है कानून का? कहा है वो सब 65,000 महिलाएं कहा है? उसमें गर्ल्स है, कुछ एज नहीं है उनकी, वो भी लड़कियां गायब है। तो ये कानून का डर बनाने का काम गवर्नमेंट का है, लेकिन डर कैसा बनाओ? आप उसको पूरी इंक्वायरी इसमें जस्टिस में जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट से आप फांसी दे दो। डर बनाओ। कहां डर रहा है? खुले आम वीडियो निकाल कर लोग एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे। बैट से अभी परसों एक वीडियो वायरल हुआ, बैट से कोई मार रहा है, कोई वीडियो बनाकर सेल्फी निकालकर संतोष देशमुख को मार रहा है। इनको डर क्यों नहीं लगता? गवर्नमेंट का काम क्या है? होम मिनिस्टर का काम क्या है? इस पूरे मसले पर रश्मि शुक्ला जो पुलिस महासंचालक है, उनका क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने कुछ बोला है? जी सत्ता के लिए इन लोगों का पुलिस को साथ में लेकर दहशत बनाना, लोगों को बल देना, जातिवाद बढ़ाना और उसके माध्यम से सत्ता में आना, ये सब फैशन हो रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो अक्षय शिंदे का जो मसला है, एनकाउंटर पर मेरा भरोसा नहीं। फास्ट ट्रैक में जाओ। मुझे नहीं लगता कोई भी उसका समर्थन करेगा। अब केदार साहब, मुझे नहीं लगता कि ना ही सुशील व्यास जी, ना बीएन कुमार जी, ना हम लोग, नाम्बियार साहब या मैं, कोई भी पुलिस एनकाउंटर का कोई समर्थन करेगा। एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द कोर्ट। सर, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का काम है अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, हेल्प द प्रोसिक्यूशन इन ब्रिंगिंग अ क्रिमिनल टू बुक। क्रिमिनल को सजा क्या मिलनी है वो कोर्ट का काम है, वो पुलिस का काम नहीं है। There's a very clear separation of duties and responsibilities, and I think we should follow that. अगर हम वो फॉलो नहीं करते, there will be chaos. कभी भी कोई भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। I think all of us are agreed on that. मैं मानता हूँ कोर्ट्स क्योंकि इतनी देर लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, people get impatient. लेकिन all those checks and balances are for the protection of people. मुझको ऐसा लगता है कि इस केस में भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, मुझको ऐसा लगता है। In any event, gentlemen, thank you very much. BN Kumar, you joined us after a long time. Thank you so much. God bless you. सुशील व्यास जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत मजा आता है। दीपक केदार साहब, आपसे बात करके तो बहुत ही मजा आता है। आते रहा करें सर, इतने नाराज ना हो, इतने नाराज मत होइए, आते रहा करें। मैं मानता हूँ आप आंदोलनकारी है, और आंदोलनकारी जब तक अंदर से नाराजगी उसमें ना हो तो उसका आंदोलन ठीक नहीं चलता, वो मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग आपके साथ हैं, आप टेंशन ना लें। इनकी हम सब लोग भावनाओं की आपके साथ कद्र हैं। करते हैं। जी बिल्कुल सर, ये बहुत साहसी है, ये बहुत साहसी युवक है सर, मानना पड़ेगा इनकी दाद देनी आप पड़ेगी। जानते हैं मैं तो बड़ा न्यूट्रल तरीके से बात करता हूँ हमेशा, मैंने, है ना? जी दुरुस्त बात। केदार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बीएन कुमार, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू जेंटलमैन, नमस्कार। So Pradeep ji, the fact remains that what Deepak Kedar actually said made a lot of sense, especially with regard to the videos. मतलब कि किसी को किसी चीज का डर नहीं है सर। बिल्कुल नहीं। मतलब आप वीडियो बना रहे हैं, There is the वीडियो बना के they don't fear the law. They don't किसी fear चीज the का डर ही law. नहीं है सर। No, we are not justifying any encounter, but after that Akshay Shinde incident, when Kohli, the second rapist, the Kalyan rapist who brutally raped that girl, he was a habitual offender, sexual offender. He appealed to the court कि आप मुझे प्रोटेक्शन दो, नहीं तो मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। भय उनको तभी हो गया। मेरा कहना है कि नॉट नेसेसरी टू डू एनकाउंटर, फियर ऑफ लॉ शुड बी देयर।
He filed an affidavit in the court that मेरा एनकाउंटर करेंगे पुलिस के माध्यम से तो मुझे प्रोटेक्शन दो, आई विल बी किल्ड इनसाइड द जेल. नो, ये जेल एक हैबिचुअल क्रिमिनल के पास जब ऐसे फियर होता है, देन वी अंडरस्टैंड दैट द लॉ इज really working out something. We talked slightly the leadership of Eknath Shinde that जहाँ करना है वहाँ ठोक डालो. Means you have to enforce a balance in the system. जो महिलाएं आंदोलन पर आ रहे हैं उनको दुखी है, बार बार जाके रिपोर्ट लिखाओ और कुछ और सबसे बड़ी बात क्या है प्रदीप जी की जो प्रोसेस है वही इतना ज्यादा पेनफुल है, इतना ज्यादा दर्दनाक है कि जो भी महिला पीड़ित है उसको पहले पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी पूरी स्टेटमेंट और पुलिस स्टेशन में ऑफिसर नहीं रहेंगे, उसको 50 काम है, आधा स्टेटमेंट ले लिया फिर दूसरा क्राइम देखने जा रहा है वो. द सेम थिंग हैपेंड टू हर. और वो सबसे बड़ी बैठी बात क्या है 8-8 घंटा बैठी है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए. और सबसे वाहियात बात क्या है कि कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के बावजूद कि कोई महिला ऑफिसर होनी चाहिए स्टेटमेंट लेने के लिए, वो भी नहीं. और उसके बाद कोर्ट के अंदर जो डिफेंस लॉयर है वो पता नहीं कैसे अवा तवा सवाल पूछते हैं, जान करके बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं पीड़ित को. That itself is terrible. So as a result of which, what happens is sometimes people feel that a shortcut is far better than going through the entire painful process of the law. That's what people are impatient about. Let's be very clear. लेकिन प्रदीप जी एक चीज तो है कि Rahul Gandhi's visit yesterday to Dharavi that seems to have enthused at least the Mumbai Congress. वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में जो कांग्रेस थोड़ी बहुत सोई हुई थी अब दोबारा एक बार फिर जागरूक हो गई है, जाग गए हैं सब लोग राहुल गांधी के आने के बाद. और जिस प्रकार वो चमड़ा वर्कर से मिले वहाँ पे, चमार हाउस में गए, बाकी हर जगह पर गए, किस प्रकार चमड़े की स्टाइलिंग हो रही है वगैरह वगैरह हिंदुस्तान में. एज ही सेड कि भाई, एंड आई एग्री विद हिम व्हाट राहुल गांधी सेड कि जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है किसी भी अर्थव्यवस्था की, वो उसकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है. तो जब तक हम ये लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे आगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़े उद्योगपति सर उनका सिस्टम ही अलग होता है. और जैसा कि आपने देखा है, फॉर इंस्टेंस वी हैव गॉट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ लेवल, the infrastructure construction at a level which was never there in India. In spite of that, there is no employment because now practically all the work is being done by machines. बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है, सब कुछ आ गई है वहाँ पर. आगे जाके artificial intelligence is going to do our jobs too. That's right. So we'll be out of jobs. So we'll be out of a job too. तो मतलब आपकी जगह पे कोई AI मॉडल बैठा होगा, मेरी जगह पे कोई और बैठा होगा, and more chiseled and more beautiful looking and handsome looking. Yes, and more articulate. Yes. And with all the facts at their disposal. हमें तो ढूंढना पड़ता है साहब. Yes. लेकिन मेरा ये कहना है कि there I agree with Rahul Gandhi. You have to have more and more small scale industries. I hope the Congress takes it very seriously. क्योंकि ये एक मुद्दा है जिसको लेकर के अगर आगे कांग्रेस बढ़ती है, मतलब जॉबलेसनेस का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, काम का मुद्दा, कमाई का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इसको लेकर के अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है और बड़े फोकस तरीके से, तो बहुत कुछ हो सकता है. सर 20% के ऊपर उनके अभी भी वोट शेयर पूरे देश में है सर, अक्रॉस द कंट्री. यस. All you have to do is ignite that flame, and that goes from 20 to 30% or 40% the day. Sir, if they go up to over 28%. अगर इंदिरा गांधी जी के वक्त पर इतने उनके परसेंटेज थे तो अभी भी हो सकता है. सर इंदिरा जी के टाइम पे जो लास्ट इलेक्शन इंदिरा जी ने जीती है 1980 में, 1980 में जीती सर, at that time she got about 34 or 36% of the Exactly. vote. ठीक है साहब. Here you've already got over 21%. 21% पर तो आप हैं. आप 21% अगर 25 से 28% पे भी चले जाते हैं, योर नंबर ऑफ सीट्स डबल. आज आप 100 सीटों पे हैं, आपकी सीधा 200 सीटें आती हैं. अगर कांग्रेस की 200 सीटें आती हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की 240 से 150 पे आ जाती है. सीधी बात है, सीधा हिसाब है सर. लेकिन उसके लिए मैं ये मान करके चलता हूं, आई पर्सनली, दिस इज माई ओन ओपिनियन, आई थिंक वर्षा गायकवाड़ इज व्हाट द कांग्रेस नीड्स. शी इज अ दलित लीडर. हमारे मित्र एकनाथ गायकवाड़ जी की बेटी हैं और जिस प्रकार वो काम कर रही हैं दलितों को, मुसलमानों को, बाकी ओबीसी को जोड़ने का, वही काम बाकी कांग्रेस को भी करना चाहिए. लेकिन कांग्रेस है प्रदीप जी, आपने खुद देखा, वी सॉ दोस पिक्चर्स ऑफ राहुल गांधी. आप बाकी सबकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, अगर उनका दिल करे तो आज खत्म कर दें वर्षा गायकवाड़ को अपने जितने भी पुराने कांग्रेस की जो नेता हैं. They have to come with a lot of more programs and reach out to the masses.
घर घर जाके जो जी बिल्कुल करते थे, जो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो डिसीजंस लेते हैं वो घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा कि वी आर डूइंग दिस फॉर यू। डिसमिनेशन ऑफ सर वन ऑफ द बूथ लेवल एक पर बड़ी जाकर काम करना। एक बड़ी समस्या ये है अभी प्रदीप जी कि क्या है कि कांग्रेस की भी जो वर्कर हैं वो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं जब तक उनको पैसे ना दिए जाएं थोड़े। वो कहते हैं भाई डेली अलाउंस दो, उसके बाद उसके बिना निकलने को तैयार नहीं है। तो if not money, there has to be some other motivation. That's right. It has to be patriotism. It has to be something that stirs a person. It takes him out Absolutely. from his, and go makes him go and talk to the तो most. पुराना तरीका अपनाइए कांग्रेस का, सीधी सादी बात है। जैसे महात्मा गांधी ने किसी को भी पैसे थोड़ी दिए थे। जब दांडी मार्च पर लेके गए, नमक का आंदोलन जो था उसको लेकर के जब गांधी जी ने पूरे देश को अपने साथ कर लिया तो किसी को पैसे थोड़ी दिए गए। तो इसी प्रकार का आंदोलन को लेकर उनको घर घर पहुंचना पड़ेगा, गरीब से गरीब को कैसे इन्वॉल्व करना। अब तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें यह है कि कांग्रेस हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग देयर आइडियोलॉजी टू द लोग। That's right, absolutely. जो गरीब से गरीब है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए कंटिन्यूस हार जो हो रहा है। फॉर इंस्टेंस मैं क्रेडिट दूंगा संजय द्विवेदी जी को। कल हमारे साथ थे उद्धव ठाकरे सेना के, उन्होंने कहा कि एक सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था और मोनोपोली थी सेंटर की, यानी अंग्रेजी सरकार की मोनोपोली थी सॉल्ट को लेकर के, नमक और कोई नहीं बना सकता था एक्सेप्ट डेजिग्नेटेड पीपल ऑफ द कॉलोनियल रूल, दैट इज वाइसरॉय साहब की तरफ से एक वो आता था लाइसेंस। उसके खिलाफ गांधी जी ने एक नमक का आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, आई होप द कांग्रेस एक्चुअली टेक्स इट अप, कि आज की तारीख में आपने दूध पे, मक्खन पे, घी पे, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, बेबी फूड के ऊपर, बच्चों के खाने तक पे, दवाइयों के ऊपर, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर, हर चीज पे आपने जीएसटी लगा दिया है। इसको लेकर के कांग्रेस को एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करना चाहिए कि भाई दूध, मक्खन और घी को तो आप बख्शिए, नॉमिनल आप लगा सकते हैं 2%, 5%, आप सीधा 18% लगा रहे हैं। आई थिंक दैट्स बीइंग All this is already what you saying, sir. It's already there in the Congress social media. अब सोशल मीडिया से लेके ट्विटर से लेकर के घर तक पहुंचाना एक कार्यकर्ता का काम है। वो कार्यकर्ता का काम, वो मगर उस कार्यकर्ता को मोटिवेट करना लीडरशिप का काम है। वो कार्यकर्ता क्यों ये सोशल मीडिया के मैसेज लेके गरीब घर तक कैसे पहुंचे, ये लीडरशिप का काम है। हाउ ही मोटिवेट्स हिम। मनी इज नॉट ऑलवेज अ मोटिवेशन, एंड दैट इज द कांग्रेस लीडरशिप्स वर्क, दैट इज नॉट आवर वर्क, दैट इज नॉट द वर्क ऑफ एडवोकेट प्रदीप नंबिया साहब और आरकेबी। वो कांग्रेस का काम साहब, वो हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है किस प्रकार आप काम करेंगे। और दूसरी चीज, एक बहुत बहुत बड़ा इशू है प्रदीप जी, जो मैं और आप न जाने कितने सालों से ले रहे हैं, स्पेशली झोपड़पट्टी वालों का जो घर का इशू है, एसआरए का जो इशू है, उसको लेकर के हम लोगों ने कितने 30 साल हो गए हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर 20-25 साल तो हो ही गए जिस पे काम कर रहे हैं। उस पर कांग्रेस को बहुत काम करना चाहिए, इन द स्लम्स एवरीवेयर, क्योंकि वो वोट जो है आपका वहां पर है और वहां पर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे। कांग्रेस वापस वहां से गायब है, मतलब कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है एसआरए को लेकर, बाकी हर जगह को लेकर के। इनफैक्ट व्हेनेवर यू टॉक ऑफ एसआरए, इफ देयर इज अ कांग्रेस गाय ओवर देयर और एनी अदर पॉलिटिकल गाय, भले वो बीजेपी का हो, जिस मर्जी पार्टी का हो, सीधी सादी बात है, हर एक को यही लगता है दिस गाय स्मेल्स मनी, इसलिए यहाँ पर आ गए नहीं साहब। तो एक टाइम था आम आदमी पार्टी के जो लोग थे वो बहुत काम कर रहे थे इस स्थिति में, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का हाल क्या है मुझे मालूम नहीं है। आई एम शॉक्ड that Mr. Arvind Kejriwal had to take 90 vehicles in his entourage because he wanted to go for Vipassana. ये वही शख्स हैं जिनके पास वैगन आर हुआ करती थी, ऑटो में जाया करते थे, लोगों ने इनको वोट इसलिए दिए थे क्योंकि हवाई चप्पल पहना करते थे, पैंट और कमीज इनकी वो होती थी, वो जनपद से उठा करके वहां से कोई 250-300 रुपए की खरीद लिया करते थे। The other day he was wearing a Brooks Brothers shirt. एक ब्रुक्स ब्रदर्स की जो शर्ट है प्रदीप जी, वो 50,000 रुपए की आती है। बीजेपी has, it's like a war for them. Every election is a war, a well planned war. उसमें पूरे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, लीडरशिप स्किल्स सब डाल के लास्ट टू लास्ट वोटर किस प्रकार से अपील करके अपने पास ले आना, and they are working it fantastic. They have got a formula. But I am disappointed. They have got a different formula for different elections. They have got a different formula for different states. They have got different formula for different type of elections. चाहे सेंटर के इलेक्शन, लोकसभा जनरल इलेक्शन है, स्टेट के इलेक्शन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है. Their strategy is totally different. But I am disappointed with Mr. Kejriwal. Let me tell you very frankly, I didn't expect Mr. Kejriwal to do this. Why do you need to take a 90-car entourage with you?
if you're going on vipassana and that too of the government of Punjab, मतलब आप कर क्या रहे हैं? मेरी समझ की बात है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? सबको मालूम है आप अरविंद केजरीवाल हैं। आप, मुझे तो ऐसा लगता है बल्कि अरविंद केजरीवाल जी को तो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में जाना चाहिए था अभी, ये दिखाने के लिए कि भैया मैं वापस सड़क पर आ गया हूँ, मैं सड़क का आदमी हूँ, दोबारा सड़क पे काम करूंगा। ये करना चाहिए था उनको। मतलब मेरी समझ के बाहर है क्या हो रहा है, इनके कौन एडवाइजर हैं कौन नहीं है। आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द एंटायर सो कॉल्ड लटियन सोसाइटी ऑफ दिल्ली, आई थिंक दैट हैज ग्रैब्ड अरविंद केजरीवाल एंड हैज डिस्ट्रॉयड हिम लाइक दे यूजुअली डू। सो अरविंद केजरीवाल साहब जो गाजियाबाद में बड़े हुए, हरियाणा के हैं, गाजियाबाद में बड़े हुए, मुझे लगता है he'll have to find his roots again if he wants to make a comeback in Delhi, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी से लेकर के बाकी जितने भी लोग हुए इंक्लूडिंग आई के गुजराल, सबको डिस्ट्रॉय किया। अरविंद केजरीवाल should realize his appeal lay in his simplicity and in the fact that he embraced his lower middle class culture, as a result of which people thought he was one of them. और आज आप वही काम कर रहे हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो फिर आप में और बाकी सब लोगों में फर्क क्या रह गया? तो उन्हीं को वोट देंगे लोग, बाकी सब लोगों को वोट देंगे, आपको क्यों देंगे? द वेरी फैक्ट दैट दे हैव स्टिल गॉट 22 सीट्स इन दिल्ली इज, आई थिंक, अ मिरेकल. That's thanks to all the hard work that has been put in by the Delhi cadres of the Aam Aadmi Party. But Arvind Kejriwal will have to wake up as to what he has become and what he is doing. Right, that's just about it. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप, of course, I'm very impressed with Varsha Gaikwad. She's doing a wonderful job so far. And that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप वो घंटी बज गई भाई, वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को and click on the bell icon so that you can get our updates as and when they happen on the channel. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय हिंद.